चलिए, तो इससे पहले क्लास में हम आप लोग को बताए थे अलैंगिक प्रजनन जो है कई विधियों से होता है, जिसमें 6 विधि का हम नाम लिखाए थे आप लोग को। पहला विधि विखंडन था, वो आपका क्लियर हो चुका है। दूसरा विधि मुकुलन था, वो भी आपका क्लियर हो चुका है। और तीसरा विधि पर कुछ हम चर्चा किए थे, जो आपको था बीजाणु निर्माण। तो आप लोग जो बच्चे एब्सेंट थे वो लिख लीजिएगा, बीजाणु निर्माण, इसको हम लोग कहते हैं एस्पोरुलेशन। एस्पोरुलेशन, या इसी को दूसरे शब्दों में मैंने कहा था एस्पोर फॉर्मेशन। थोड़ा बड़ा लिखिएगा इंग्लिश में। एस्पोर फॉर्मेशन। एस्पोरुलेशन या एस्पोर फॉर्मेशन एक ही चीज है, जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, बीजाणु निर्माण। तो इससे पहले क्लास में जब हम ये शुरू किए थे बीजाणु निर्माण, तो इसके बारे में बताया था कितने बच्चे होते क्या हैं। मैंने चर्चा किया था कि सिलेबस पढ़ लेते हैं, लेकिन ये पता नहीं होता कि बीजाणु है क्या। इस पर मैंने चर्चा किया था। तो आपसे अगर कोई पूछे कि बीजाणु क्या है, तो कहिएगा ये जो है एक कोशिका है। बीजाणु क्या है? एक कोशिका है। इसके बाद पूछे कि आप इसके बारे में और क्या जानते हैं, तो कहिएगा कोशिका में भी ये सूक्ष्म कोशिका है। सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा, मतलब बीजाणु जो है कैसा कोशिका है? छोटा कोशिका है, सूक्ष्म कोशिका है। इसके बाद मैंने बताया था एक और कैरेक्टर, ये बीजाणु ऐसा कोशिका होता है जिसका कोशिका भित्ति बहुत पतला होता है। और मैंने इसको लिखाया भी था, बीजाणु एक सूक्ष्म कोशिकीय एवं पतली भित्ति वाला होता है। लिखाए थे ना? क्या लिखाए थे? बीजाणु एक सूक्ष्म कोशिकीय एवं पतली भित्ति वाला होता है। इसके बाद मैंने दूसरे सेंटेंस में लिखाया था, ये बीजाणु जो होता है, क्या होता है? बीजाणु जो होता है जीव के नए सदस्यों के निर्माण। जैसे आप समझिए कि मानव का चाइल्ड क्या होता है? मानव होता है, तो मानव जीव है और माता पिता के द्वारा जो है संतान का उत्पत्ति हुआ, वो भी जीव है। इसका मतलब क्या हुआ? जो नया चाइल्ड पैदा लिया उसको हम कहेंगे नया जीव। कहेंगे कि नहीं? कहते हैं नहीं, न्यू बॉर्न बेबी, नया जीव कहेंगे। उसी प्रकार से आप जानिए, ये बीजाणु जो होता है ये ऐसा कोशिका होता है जिससे क्या होता है? नया जीव का निर्माण होता है। नया जीव का निर्माण होता है। अच्छा बताओ, तो जो जीव होगा उस जीव में अगर वो बीजाणु होगा तो उसी जीव का निर्माण होगा? नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई जीव है, मान लो कोई जीव है, इसको समझने के लिए मान लो कोई जीव ए है, ठीक है ना, इसमें बीजाणु है और ये बीजाणु जो है नया जीव बनाएगा, तो क्या बनाएगा? ए ही ना बनाएगा। मान लो अगर यहाँ मानव है तो मानव का चाइल्ड क्या होगा? मानव। हाथी का चाइल्ड क्या होगा? हाथी। घोड़ा का चाइल्ड क्या होगा? घोड़ा। उसी प्रकार से अगर ये ए जीव है और उसमें बीजाणु का निर्माण हो रहा है, तो बीजाणु से जो नया जीव बनेगा, तो जो जीव है वही जीव ना बनेगा। इसका मतलब जो जीव है उसी के सदस्य की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। उसी के सदस्य की संख्या में। तो मैंने सेकंड सेंटेंस में आपको लिखाया था, यह बीजाणु जो होता है नए जीव के निर्माण एवं प्रकीर्णन में मदद करता है। नए जीव के निर्माण एवं नया जीव का निर्माण। तो आप लोग समझ गए। कितना बच्चा ऐसा होंगे जो प्रकीर्णन को नहीं समझ रहे होंगे कि प्रकीर्णन क्या होता है? क्या चीज? प्रकीर्णन। इस तरह से मैंने प्रकीर्णन लिखा था और इसको अंग्रेजी में मैंने आप लोग को लिखवाया था डिस्पर्सल। क्या लिखवाया था? डिस्पर्सल। डिस्पर्सल। इसको इस तरह से संधि विच्छेद करके समझिए।
आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो उसमें क्या देखते हैं, प्लेस का बदलना होता है, प्लेस का। यहां पर भी डिस लगा हुआ है, आप पी फॉर प्लेस समझिएगा। यहां पर भी जो है प्लेस का बदलाव होगा। प्लेस क्या होगा, बदलेगा। मतलब एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर चला जाएगा, उसी को कहते हैं डिस्पर्सल, प्रकीर्णन। तो ये बीजाणु क्या होता है, जिसमें बनता है, हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी चला जाता है, और जिस स्थान पर जाता है उसी स्थान पर जो है अनुकूल वातावरण पा करके अंकुरित होता है, और अंकुरन के बाद क्या होता है, नया जीव को बना देता है। इसका मतलब समझ गए डिस्पर्सल का अर्थ। एक स्थान से दूसरे स्थान जो जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्सल कहते हैं। डिस्पर्सल भी कई विधियों से होता है। यहाँ मैंने हवा को लिया है, वायु को लिया है, एयर को लिया है। आप बोलिए तो मान लीजिए चिड़िया है, चिड़िया जो है अमरूद जो है खा रहा है, क्या खा रही है, अमरूद। तो उसके चोंच में बीज लगेगा कि नहीं, अब फिर गया वो बगीचा चला गया, हो सकता है। अब बगीचा के आम के गाछ में बैठ के अपने चोंच को रगड़ा, उसका बीज वहीं पर गिर गया ना। खाया लताम आम, कहाँ अमरूद, कहाँ खाया, त्रिवेणीगंज में। आ चला गया कहाँ, मछहा। अब वहां पर कस के क्या कर रहा है, वो अपना चोंच रगड़ रहा है आम के वृक्ष में। तो वहां पर क्या हुआ, उसके चोंच का बीज क्या होगा, वहां पर गिरेगा। तो क्या हुआ, वो बीज जो है त्रिवेणीगंज का बीज कहाँ चला गया, मछहा में ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये बीज का प्रकीर्णन, बीज का प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन का अर्थ क्या समझे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। यहाँ तक में कहीं परेशानी नहीं है। आप लोग से पूछेगा बीजाणु क्या है, क्या कहिएगा, एक कोशिका है जो छोटा होता है, और इसका कोशिका भित्ति क्या होता है, पतला होता है, पहली बात। दूसरी बात कहिएगा, ये बीजाणु जो होता है ऐसा कोशिका होता है जिसके द्वारा नया जीव का निर्माण होता है। साथ ही साथ ये बीजाणु जो है प्रकीर्णन में भी मदद करता है, क्योंकि हवा के द्वारा ये बीजाणु क्या होता है, उड़ करके दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो बीजाणु न गया दूसरे स्थान पर, इसका मतलब हवा कितनों पकड़ के ले जाता, नहीं जाता तो प्रकीर्णन होता। लेकिन हवा के माध्यम से क्या होता है, ये बीजाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। इसका मतलब बीजाणु जो है दो चीज में मदद किया। पहला क्या मदद किया, नए जीव के निर्माण में, नए सदस्य के, जीव के नए सदस्य के निर्माण में, और दूसरा किसमें, प्रकीर्णन में भी मदद करता है। यहाँ तक में कहीं दिक्कत नहीं है। अब बात उठता है कि ये बीजाणु जो है, अर्थात बीजाणु निर्माण जो टॉपिक हम जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो ये बीजाणु निर्माण किस किस में होता है, क्या जानना जरूरी है कि नहीं। बीजाणु निर्माण जो होता है वह किस किस में होता है, तो उसको हम लोग समझेंगे। कहाँ मिटाने वाला कहाँ, तो आप लोग जो है सेम पी साइन दीजिएगा। जहां तक लिखे तो 2 सेंटेंस लिखाए थे ना, जो बच्चे का छूट गया होगा वो 2 सेंटेंस के लिए 2 लाइन छोड़ देना, उसके नीचे लिखना, तो आपका यहां से प्रारंभ हो जाएगा। इससे पहले क्लास में एक लाइन लिखा दिए थे, दूसरा लाइन भी लिखा दिए थे। आज तीसरा लाइन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरी बात को हम लोग जानेंगे कि आखिर बीजाणु निर्माण, एस्पोरुलेशन की क्रिया कहाँ कहाँ होती है। तो लिखिएगा, बीजाणु निर्माण मुख्य रूप से, बीजाणु निर्माण मुख्य रूप से मोनरा, प्रोटिस्टा, कवक, फंजाई और शैवालों एल्गी में पाया जाता है। इत्मीनान से सुनिए, हम बोल भी रहे हैं। बीजाणु निर्माण मुख्य रूप से मोनरा,
MONERA, मोनेरा, प्रोटिस्टा, PROTISTA, प्रोटिस्टा, कवक, FUNGI, फंजाई, और शैवालों, ALGAE, एल्गी में पाया जाता है। ठीक है, यहां तक लिख चुके आप लोग। अब देखिए, आप लोग से पूछा जाएगा कि बताओ ये बीजाणु निर्माण का क्रिया जो है किस किस में होता है, तो क्या कहिएगा आप लोग? मोनेरा में होता है। हाँ, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ये तो याद रखना होगा कि किस किस में बीजाणु का निर्माण होता है। कहिएगा कि बीजाणु निर्माण जो है मोनेरा में होता है, प्रोटिस्टा में होता है, कवक में होता है और शैवाल में होता है। अब बताइए, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी लग रहा होगा कि भाई ये मोनेरा है क्या, प्रोटिस्टा है क्या, कवक और शैवाल का तो नाम सुना होगा ना। तो आप लोग को उतना तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा चर्चा जरूर करेंगे ताकि आपको बताने में परेशानी महसूस नहीं, अगर कोई पूछते। होता क्या है, देखिए धरती पर तो अनेक प्रकार का जीव है न है। अगर प्लांट में ही देखें तो छोटा प्लांट, बड़ा प्लांट, लंबा प्लांट, नाटा प्लांट, कोनो झाड़ी प्लांट, कोनो शाक प्लांट। नहीं समझे बात को? इसका मतलब प्लांट भी विभिन्न प्रकार का है। उसी तरह से एनिमल में भी देखो, छोटका चींटी, बड़का जानवर, हाथी, भेल, ये सब है। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये धरती पर जो है विभिन्न प्रकार का जीव पाया जाता है। तो एक वैज्ञानिक का नाम था व्हिटेकर। क्या नाम था? उन्होंने क्या किया कि संपूर्ण जीव को जो है 5 वर्ग में बांटा। धरती पर जितना जीव था उसके गुणों के आधार पर जो है, जीवों के गुणों के आधार पर जो है संपूर्ण धरती पर के जीव का वर्गीकरण कर दिया। और वर्गीकरण जो वो किया वो कितने वर्ग में? 5 वर्ग में। तो पहला कहा मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटी में आ जाएगा प्लांट, चौथा फंजाई मतलब कवक, और पांचवा एनिमेलिया मतलब एनिमल। तो पांचवा वर्ग एनिमेलिया जो है उसमें जंतु सब आएगा। प्लांटी जो तीसरा वर्ग नाम लिया उसमें खाली प्लांट आएगा। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक। अच्छा बताइए, तो आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में भी, कवक जो होता है उसमें सेल वाल का निर्माण होता है। क्या होता है? हाँ, सेल वाल बनता है। किसमें? कवक में। प्लांट में आया ना, क्योंकि सेल वाल का निर्माण किसमें होता है? प्लांट सेल में ना। सेल वाल कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल में। अब देखो, सेल वाल का निर्माण जो है कवक में हो रहा है, तो ये प्लांट हुआ कि एनिमल? प्लांट हुआ, नो डाउट, कोई शक है? प्लांट हुआ। लेकिन हम क्या बताए, प्लांटी अलगे वर्ग कर दिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी के बाद क्या किया? कवक। तो कवक प्लांट का कैरेक्टर है, लेकिन उसको प्लांट में नहीं रखा। अच्छा बताओ, तो प्लांट में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है कि नहीं? इसका मतलब प्लांट में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है कि नहीं? हरित तो प्लांट के सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और फंजाई जो पाया गया उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं था। तो वहां पर व्हिटेकर साहब से कहा ये तो अन्याय है, ये तो प्लांट है, लेकिन प्लांट में क्लोरोप्लास्ट है या नहीं है, इसमें प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं रहा है। तो उसको प्लांट में नहीं लिख करके उसको एक अलगे वर्ग में दे दिया, कवक का वर्ग। क्या कर दिया? कवक का वर्ग। तो आप लोग 3 बात तो समझ गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा। प्लांटी में कौन आएगा? प्लांट। और कवक में कौन आएगा? कवक। और पांचवा क्या था? एनिमेलिया। एनिमेलिया में कौन आएगा? एनिमल, जंतु। इधर बच गया कौन? 2, मोनेरा और प्रोटिस्टा। तो मोनेरा में कौन आता है? जीवाणु का नाम सुने? जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी। जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी। कितना बच्चा को रहा होगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है?
तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू मतलब क्या होता है? नीला, ग्रीन मतलब हरा, एल्गी मतलब उसी को कहा जाता है नील हरित शैवाल। तो आपको पूछा जाएगा कि व्हिटेकर ने कितना क्लास में संपूर्ण जीव जगत को बांटा था? पहला क्लास कौन था? मोनरा। पहला क्लास कौन था? मोनरा। उसमें कौन कौन आता है? जीवाणु, नील हरित शैवाल। दूसरा क्लास प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में देखा, अब प्रोटिस्टा कैसे क्लास बन गया? तो मोनोराम तो जीवाणु था ना, और कौन था? नील हरित शैवाल। अब देखो, कोशिका भी दो प्रकार का होता है, एक में सुविकसित केंद्रक होता है और एक में केंद्रक जो है विकसित नहीं होता है। तो जिस कोशिका में केंद्रक विकसित होता है उसको कहते हैं यूकेरियोटिक कोशिका। क्या कहते हैं? यूकेरियोटिक कोशिका। और जिसमें केंद्रक विकसित नहीं होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो जीवाणु और नील हरित शैवाल जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो उसको किस में रखा? मोनेराम। तो मोनेराम जो रखा, किस कोशिका वाला जीव को रखा? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसको कहते हैं? जिस कोशिका में केंद्रक विकसित नहीं होता है, जिस कोशिका में केंद्रक विकसित नहीं होता है। जाओ जाओ, कोई गार्जियन है देखो। यहाँ देखिए, ले को मत तोड़िए, समझिए। तो कहने का अर्थ है कि ऐसा कोशिका जिसमें संपूर्ण विकसित केंद्रक नहीं था उसको रख दिया मोनेराम में। तो किसको रखा मोनेराम में? जीवाणु और नील हरित शैवाल। ठीक है ना? तो इसमें जो मोनेराम रखा जीव को, जीव का वर्ग है एक मोनरा, तो इसमें किस जीव को रखा? तो कहा कि जो एक कोशिकीय जीव था और साथ ही साथ जो है कोशिका में केंद्रक विकसित नहीं था, केंद्रक विकसित नहीं था, उसको रखा। अब प्रोटिस्टा जो आप देख रहे हैं, इसमें ऐसा कोशिका को रखा जिसमें केंद्रक जो है पूर्ण रूप से विकसित था। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, यूनिसेलुलर को भी रखा, एक कोशिकीय जीव को भी रखा। इसमें भी एक कोशिकीय जीव है। इसमें मोनेरा में जो एक कोशिकीय जीव है, मोनेरा में जो एक कोशिकीय जीव है, उसमें अविकसित केंद्रक वाला कोशिका होता है। और जबकि प्रोटिस्टा में जो अविकसित ये जो है जीव आएगा, विकसित केंद्रक वाला आएगा। कैसा जीव आएगा? विकसित केंद्रक वाला आएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें एक कोशिकीय जीव नहीं आ रहा है। आप लोग नाम सुने होंगे क्लेमाइडोमोनास। किसका नाम? क्लेमाइडोमोनास। नाम नहीं सुन लीजिए। क्लेमाइडोमोनास जो है एक कोशिकीय जीव है और वो भी हरा शैवाल है। क्लेमाइडोमोनास क्या है? एक कोशिकीय जीव है, हरा शैवाल है, लेकिन उसमें क्या होता है? केंद्रक विकसित होता है। केंद्रक क्या होता है? तो इसमें जो है एक कोशिकीय जीव आ रहा है लेकिन केंद्रक विकसित वाला कोशिका होता है। इसमें जाता है जीव, मतलब प्रोटिस्टा वर्ग में आने वाला जीव जो होता है उसके संपूर्ण शरीर में अगर एक भी कोशिका होता है तो उस कोशिका में विकसित केंद्रक होता है। लेकिन मोनेरा में आने वाला जीव जो होता है, अगर एक कोशिकीय होता है लेकिन उसमें कोशिका के भीतर केंद्रक क्या होता है? अविकसित होता है। तो बताओ, दोनों में अंतर नहीं हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? जीवों के गुणों में विभिन्नता के आधार पर, जीवों के गुणों में विभिन्नता के आधार पर धरती पर उपस्थित संपूर्ण जीवों को जो है व्हिटेकर साहब जो है 5 वर्गों में बांट दिया। उसी को हम लोग जानते हैं किस नाम से? व्हिटेकर क्लासिफिकेशन, मतलब व्हिटेकर का वर्गीकरण। तो आप लोग से हम बहुत लेक्चर दे दिए। अगर आप लोग से अब पूछे कि मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, कवक क्या है, शैवाल क्या है, तो कहिएगा ये अलग अलग प्रकार के जीवों का वर्ग है। क्या कहिएगा? आप बताइए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जीवाणु क्या है, तो कहिएगा एक कोशिका है। कैसा कोशिका है? सूक्ष्म कोशिका है। इसका भित्ति कैसा होता है? कोशिका भित्ति कहेंगे पतला होता है। दूसरा बात, ये क्या करता है? तो जीव के नए सदस्यों के निर्माण में मदद करता है। इसके बाद प्रकीर्णन में भी मदद करता है। कहीं दिक्कत है? और तीसरी बात क्या बताए कि बीजाणु का जो है निर्माण कहाँ कहाँ होता है? कहिएगा मोनेरा में आने वाले जीव में होता है, प्रोटिस्टा में आने वाले जीव में होता है, कवक में होता है और शैवाल में होता है। बताइए, यहाँ तक में कोई दिक्कत है? मिटाओ प्रकाश। आप लोग ये बता दीजिएगा ना बीजाणु क्या होता है।
बीजाणु किस में मदद करता है बता दीजिएगा ना। इसके बाद बीजाणु का निर्माण कहाँ कहाँ होता है यह भी बता दोगे ना। अब जानिए ये बीजाणु जो होता है 2 प्रकार का होता है। बीजाणु कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। तो आप लोग लिखिए बीजाणु स्पोर, बीजाणु स्पोर। लिखिए 2 प्रकार का होता है। एक होता है चल बीजाणु, एक होता है अचल बीजाणु। इसको कहा जाता है जू स्पोर। चल बीजाणु को जू स्पोर मत लिखो, कहाँ दिया? मोटाइल स्पोर लिखो। हाँ मोटाइल स्पोर। मोटाइल स्पोर। और अचल बीजाणु को लिखो नन मोटाइल स्पोर। नन मोटाइल स्पोर। 1 नंबर 2 नंबर। पहला नंबर में लिखिए चल बीजाणु। मोटाइल स्पोर। तो लिखिएगा चल बीजाणु को जू स्पोर भी कहते हैं। हाँ चल बीजाणु को जू स्पोर, ZOOSPORE, जू स्पोर। चल बीजाणु को जू स्पोर भी कहते हैं। फिर लिखिएगा चल बीजाणु अर्थात जू स्पोर। चल बीजाणु अर्थात जू स्पोर जलीय जीवों मतलब हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है। इसके बाद लिखिएगा चल बीजाणु का निर्माण चल बीजाणु धानी चल बीजाणु धानी मतलब जू स्पोरेंजिया में होता है। चल बीजाणु का निर्माण अनुकूल परिस्थिति में कुछ शैवालों में होता है।
कुछ शैवालों मतलब एल्गी में होता है। जिस बच्चे को नीचे ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ तक तो हो जाएगा ना, इसके बाद ये हम पढ़ देंगे। नीचे लिखे हैं चल बीजाणु का निर्माण अनुकूल परिस्थिति में कुछ शैवालों में होता है। अनुकूल परिस्थिति में कुछ शैवालों में होता है। आया है तुम इसी के बाद कल भेज देंगे। कितना भेजना है? 3000 भेज देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मोटाई लेस्पोर और नॉन मोटाई लेस्पोर समझ रहे थे ना हम लोग। हल्ला मत कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। चल मतलब क्या? चलना। और जब तक गति नहीं करेगा चलेगा। इसका मतलब ऐसा बीजाणु जिसमें गति होता है, स्वयं का गति होता है, उसको क्या कहते हैं? चल बीजाणु। ऐसा बीजाणु जिसमें स्वयं का गति नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? अचल बीजाणु। क्या कहते हैं? अचल बीजाणु। अब बात उठता है कि सर गति जो होता है किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, कल हम आप लोग से पूछेंगे कि बीजाणु में गति जो होता है किसके कारण से होता है, तो आप लोग कहिएगा कौन सा। अगर जो है बीजाणु में गति होगा तो वो कौन सा बीजाणु होगा? चल बीजाणु। तो चल बीजाणु में जो गति होता है किसके कारण से होता है? तो कहिएगा कसाभिका। क्या कहिएगा? हाँ, इस तरह से। हाँ, कसाभिका। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कसाभिका। इसको इन इंग्लिश हम लोग कहते हैं फ्लैजिला। क्या कहते हैं? फ्लैजिला। होता है क्या, ये चल बीजाणु जो होता है इसमें यही कसाभिका का निर्माण होता है, और इसी कसाभिका की सहायता से चल बीजाणु जो क्या करता है, वो जल में तैरता है। जल में, चूंकि मैंने लिखा है ना कि चल बीजाणु कहाँ पाया, देखो तो जलीय जीवों में। तो जलीय जीव में पाया जाता है चल बीजाणु। और जलीय जीव में चल बीजाणु में क्या होता है? कसाभिका होता है। कसाभिका की सहायता से स्विमिंग करता है जल के सतह पर। कौन? चल बीजाणु। तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ऐसा कौन बीजाणु है जो गति करता है? चल बीजाणु। चल बीजाणु में गति किसके कारण से होता है? कसाभिका के कारण से होता है। तो कहिएगा उस प्रकार का बीजाणु जो स्वयं कसाभिका की सहायता से गति करता है, चल बीजाणु। कोई दिक्कत है? अचल बीजाणु में क्या होता है? वैसा बीजाणु जिनमें कसाभिका नहीं पाया जाता है, मतलब कसाभिका का निर्माण नहीं होता है। अर्थात वैसा बीजाणु जिसमें स्वयं का गति नहीं होता है, स्वयं का गति नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? अचल बीजाणु कहते हैं। कोई दिक्कत है? यहाँ देखिए, चल बीजाणु को मैंने क्या कहा, इसको एक और भी नाम से जानते हैं हम लोग। चल बीजाणु को दूसरा नाम क्या कहते हैं? जू स्पोर भी कहते हैं। चल बीजाणु किस जीव में पाया जाता है? जलीय जीव में पाया जाता है। चल बीजाणु का निर्माण कहाँ होता है? चल बीजाणु धानी में होता है। चल बीजाणु धानी क्या होता है? एक प्रकार का थैला होता है, सैक होता है, बैग होता है, और उसी बैग में, सैक में अर्थात थैला में क्या होता है? चल बीजाणु का निर्माण होता है। तो चल बीजाणु का निर्माण जो उस थैला में हुआ, इसलिए उस थैला को क्या कहा गया? चल बीजाणु धानी। इसका मतलब आपसे अगर पूछा जाएगा कि चल बीजाणु का निर्माण कहाँ होता है, क्या कहिएगा? चल बीजाणु धानी में होता है। तो नीचे आप लोग स्टार दे करके चल बीजाणु का परिभाषा लिख लीजिए। स्टार दीजिए नीचे में, यहाँ इसके नीचे स्टार दीजिए। इस तरह से स्टार दे दीजिए और लिखिए परिभाषा। क्योंकि चल बीजाणु चल रहा है ना, हाँ, इसका लिखिए परिभाषा, डेफिनेशन लिखिए। उस प्रकार का बीजाणु, उस प्रकार का बीजाणु उस प्रकार का बीजाणु जिसमें कसाभिका का निर्माण होता है, उस प्रकार का बीजाणु जिसमें कसाभिका का निर्माण होता है, उस प्रकार का बीजाणु जिसमें
कशाभिका का निर्माण होता है। कशाभिका का कोष्ठ में अगर फ्लैजिला लिखा हो तो लिख लो। उस प्रकार का बीजाणु जिसमें कशाभिका का निर्माण होता है एवं जिसमें स्वयं की गति होती 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 है चल बीजाणु कहलाता है। चल बीजाणु कहलाता है। चल बीजाणु कहलाता है। तो इसमें आप लोग एग्जाम्पल में नीचे लिख लीजिए। एग्जाम्पल में लिखिएगा क्लेमाइडोमोनास। ऐसा नहीं समझिएगा कि क्लेमाइडोमोनास चल बीजाणु है। क्लेमाइडोमोनास जीव है और उस जीव में चल बीजाणु का निर्माण होता है। बात क्लियर है? हाँ, लिखिए क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास क्लेमाइडोमोनास। दूसरा एग्जांपल लिखिएगा यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स यूलोथ्रिक्स ETC कर। यूलोथ्रिक्स थोड़ा संयुक्त हर्षी का इस तरह से लिखना है। थो लिखिएगा थोड़ा संयुक्त हर्षी का यूलोथ्रिक्स इत्यादि। तो आज हम लोग ये समझे कि चल बीजाणु अचल बीजाणु क्या होता है। चल बीजाणु के बारे में कुछ चर्चा किए और आपको चल बीजाणु का निर्माण किसमें होता है आप लोग बताइए। अल्लाह ने एकदम शान से समझिए। चल बीजाणु का निर्माण किसमें होता है? कौन सा जीव में? क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। अगर आप लोग से पूछ देगा कि ठीक है चल बीजाणु का निर्माण जो है क्लेमाइडोमोनास यूलोथ्रिक्स में होता है, ये क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स क्या है? बात उठता है ना। जीव है रे, इसमें चल बीजाणु का निर्माण होता है। ये जीव है, इसमें क्या होता है? चल बीजाणु का निर्माण होता है। हम ये पूछ रहे हैं कि ये क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स जो है वो कैसा जीव है। तो आप लोग याद रखिए मैंने क्या लिखा था यहाँ पर। यहाँ देखिए क्या लिखे हैं। चल बीजाणु का निर्माण अनुकूल परिस्थिति में कुछ शैवालों में होता है। कुछ शैवाल, मत करना बवाल। किसमें? शैवाल। इसका मतलब आप जानिए ये क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स क्या है? शैवाल है। उसमें भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिबिलिटी है, जटिलता है। क्या? ये क्लेमाइडोमोनास जो है वो एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जीव। और आपको एक बात बताते हैं, जो टैलेंटेड स्टूडेंट होगा वो अलग से जीके जीएस के लिए लिख लेगा। क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय जीव होता है, मतलब इसके संपूर्ण शरीर में एक कोशिका होता है। और ये क्लेमाइडोमोनास यूकैरियोटिक होता है, मतलब इसके कोशिका में विकसित करने पाया जाता है। आप लोग ईस्ट का नाम सुने थे ना। और ये क्लेमाइडोमोनास ऐसा शैवाल है, ऐसा एल्गी है, इसको ग्रीन ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या? हाँ, हरा ईस्ट, ग्रीन ईस्ट के भी नाम से जाना जाता है। किसको? क्लेमाइडोमोनास को। और ये आप यूलोथ्रिक्स देख रहे हैं ना, यह भी शैवाल है लेकिन ये बहुकोशिकीय होता है। क्या होता है? तो अंतर नहीं हो गया। ये क्लेमाइडोमोनास क्या होता है? एक कोशिकीय। यूलोथ्रिक्स क्या होता है? बहुकोशिकीय। तो आप लोग से पहले अगर पूछे कि क्लेमाइडोमोनास यूलोथ्रिक्स क्या कहिएगा? शैवाल है। क्लेमाइडोमोनास कैसा जीव है? कहिएगा एक कोशिकीय जीव है। यूलोथ्रिक्स कैसा जीव है? बहुकोशिकीय जीव है। तो यहाँ तक
आप लोग देख के आइएगा, क्योंकि समय नहीं है। इससे आगे हम लोग कल देखेंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। आज यहीं तक, सेम टाइम सेम प्लेस बट नेक्स्ट डे। थैंक यू। शेयर करना, लाइक करना।